नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। जी हां, कैग ने नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाल लिया है और 2017 से अब तक की परियोजना का ऑडिट होगा। 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वर्तमान की परियोजनाओं में भी घोटाला होने की आशंकाएं हैं। ऐसे में पिछली सरकार में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इस बात को लेकर अब यहां पर ऑडिट है और ऑडिट में बहुत सी चीजें साफ होंगी। आपको बता दें 2017 से अब तक के तमाम जो परियोजनाएं हैं, तमाम जो कामकाज इस प्राधिकरण में हुआ, नोएडा प्राधिकरण के अंदर, उसको लेकर कैग ने यहां पर डेरा डाल लिया है। कैग यहां पर अब ऑडिट करेगी। 2017 से अब तक की परियोजनाओं का ऑडिट होगा। 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला यहां पर हुआ जानकारी के मुताबिक, और वर्तमान में परियोजना में भी हो सकता है घोटाला, जिसको लेकर अब यहां पिछली सरकार में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर लटकी है कार्रवाई की तलवार। तो कैसे अरबों के घोटालों को यहां पर अंजाम दिया गया, ये हम आपको बताते हैं। कई परियोजनाओं का बजट साल दर साल बढ़ता गया, काम अब भी वहां पर अधूरा है, यानी कि बजट बढ़ाते गए, काम आज भी अधूरा। कई परियोजना ऐसी भी थी जिनका बजट बाद में बढ़ाया गया था। कई परियोजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा ठेकेदार कंपनी को दिया गया। सेक्टर 21 के अंदर बन रहे क्रिकेट स्टेडियम, इसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अगर इसके बारे में बात करें तो प्राधिकरण ने साल 2016 में निर्माण कंपनी को एनओसी जारी कर दी थी। अभी भी 100 करोड़ का काम क्रिकेट स्टेडियम में होना बाकी है। सेक्टर 18 में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण में ठेकेदार को ज्यादा फंडिंग की, कई फुटओवर ब्रिज की एफओबी योजना भी अनियमितता वहां पर भी देखी गई। तो वहां पर भी एक बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई। चिल्ला एलिवेटेड रोड, भगत सिंह पार्क, इसके अलावा दादाजी पार्क, सेक्टर 96 प्राधिकरण कार्यालय, औद्योगिक भूखंड आवंटन, व्यावसायिक योजनाएं, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, सेक्टर 18 पुनर्विकास, सेक्टर 38 से बहुमंजिला पार्किंग, यमुना के समानांतर पुल, सेक्टर 1, 3 और 5 में भूमिगत पार्किंग, एलईडी लाइट, शौचालय का निर्माण, चिल्ला एलिवेटेड, भगत सिंह पार्क, नोएडा हाट और बायोडायवर्सिटी पार्क। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जिसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। निशांत हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं भी चाहूंगा ललित हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ललित, नोएडा प्राधिकरण के अंदर जिस तरह से अब कैग पहुंच चुकी है और कैग के पहुंचने के साथ ही साथ वहां पर बड़े स्तर पर अब ऑडिट भी होगा और बड़े स्तर पर यहां पर जो घोटाले अब तक होते आए वो अनियमितताएं भी पकड़ी जाएंगी। अभी फिलहाल कैग का जो फोकस है वो किस तरफ है? जिस तरह से देखा जा सकता है, कैग के द्वारा पहले भी नोएडा प्राधिकरण के ऑडिट किए गए हैं। एक जो पूल का ऑडिट जो 2007 से 2017 के बीच का जो किया गया था, उस बीच में जो कार्य किए गए थे उनका ऑडिट किया गया था। उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया था, जिसमें कई अधिकारी ऐसे थे कि जो उस समय पर जो कार्यरत थे, उच्च पदों पर आसीन थे, उनके द्वारा इन घोटालों को अंजाम दिया गया था। तो उन पर भी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साथ में जो अभी जो 2007 के बाद से जितने भी यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो काम अलॉट किए गए हैं और जिन जिन परियोजनाओं का यहाँ पर परियोजना प्राधिकरण के द्वारा काम किया गया है, उनका ऑडिट अभी कैग की टीम के द्वारा किया जाएगा। करीब ऐसे 18 के आसपास ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका अभी कैग टीम को ऑडिट करना है। जैसे कि एक पुरानी जो सेक्टर 21 में जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, सेक्टर 21 स्टेडियम जिसका 2016 में जिसको एनओसी भी दे दी गई, लेकिन अभी तक उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ। वहां पर करीब 60 करोड़ का घोटाला पहले सीबीआई की जांच में सामने आया था, जिसमें करीब 10 अफसर ऐसे थे जो नोएडा प्राधिकरण में तैनात थे, जिनकी कार्यप्रणाली पर सीबीआई के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। क्योंकि जहां एक तरफ जो वहां पर काम भी शुरू नहीं हुआ, उस समय पर उसको एनओसी दे दी गई। आनंद इंफ्राटेक करके एक कंपनी है जिसको इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आनंद इंफ्राटेक को उसकी एनओसी दे दी गई। और वहीं बड़ी चीज ये थी कि उसमें जो करीब 60 करोड़ का घोटाला पाया गया था, उसमें सिर्फ 60 करोड़ के घोटाले में 10 अफसर संलिप्त थे और उन 10 अफसरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साथ में जो यहाँ पर करीब ऐसी 18 परियोजनाएं हैं जो कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई हैं, उन परियोजनाओं पर भी जो कैग की टीम है उसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा। जिसमें जैसे चिल्ला एलिवेटेड रोड जो कि अभी आपने बताया, भगत सिंह पार्क, नोएडा सिल्क पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, दादाजी पार्क, सेक्टर 96 का प्राधिकरण जो कार्यालय का जो निर्माण
किया जा रहा है, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाता है, व्यावसायिक योजनाएं जो यहाँ पर अलॉट की जाती है, इंडोर स्टेडियम एक बनाया गया है। ललित, क्या ये कैग का ऑडिट एक रूटीन बेस में जिस तरह से ऑडिट होता है वो ऑडिट है, या फिर जिस तरह से तमाम समय पर घोटालों की खबरें इस प्राधिकरण से सामने आती रही? आपने खुद जिक्र किया 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला, तो ऐसे में इन सब घोटालों को देखते हुए ऑडिट बिठाया गया है। जी बिल्कुल, ये रूटीन ऑडिट नहीं कहा जा सकता, कारण कि जिस तरह से पहले बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं और ये कैग की टीम के द्वारा जो समयांतर पर जो एक ऑडिट किया जाता है उसमें फाइल्स को मंगा लिया जाता है अपने कार्यालय में और उनका फाइल्स का ऑडिट किया जाता है। लेकिन अगर कैग की टीम आकर के नोएडा प्राधिकरण में अपना डेरा डाल लेती है और यहाँ पर जितने भी व्यवसायिक विभाग है और जो अन्य विभाग है नोएडा प्राधिकरण के, उनकी फाइल्स को मंगा लिया गया और यहीं पर रह करके पूरा ऑडिट करके तभी यहाँ से वापस जाएगी। तो इसमें जो परियोजनाएं जो इस समय अवधि के अंदर जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरू की गई है, कहीं ना कहीं उनमें जो नोएडा प्राधिकरण की संलिप्तता, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की संलिप्तता है, उसका ऑडिट यहाँ पर कैग की टीम के द्वारा किया जाएगा। और जब ये कैग की टीम के द्वारा एक उनकी तरफ से जो फाइनल जो ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद में ही कहा जा सकता है कि क्या किन मामलों में उनको ये घोटाला नजर आया है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण में समय समय पर ऐसे ऐसे घोटाले सामने आते रहे हैं जिसको लेकर एक बड़ी चर्चाएं रही हैं नोएडा के अंदर, और अभी क्योंकि एक बड़े स्तर पर ऑडिट बैठ गया है तो अधिकारियों में किस तरह का हड़कंप है? जी बिल्कुल, जैसे ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलती है कि जो पूर्व का जो 30,000 करोड़ का जो घोटाला था उसमें जो अधिकारी उस समय पर 2017 से पहले के समय में जो सपा और बसपा शासन काल में नोएडा प्राधिकरण में तैनात है, उनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पर अभी भी नोएडा प्राधिकरण के अंदर ही तैनात है। तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं उनके अंदर हड़कंप का माहौल बना हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो अधिकारी उन मामलों में जो पुराने जो घोटाले हैं उनमें जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई होना तय मानी जा रही है और जल्दी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो क्या किया ये ऑडिट, और सीधे तौर पर अगर देखें इस ऑडिट में 30,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र बड़ी शानदार तरीके से आपको बता दें कि आप यहाँ पर जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण कैग के ऑडिट में अब फंसा हुआ है, क्योंकि जो तमाम घोटाले हुए वो कैग के ऑडिट पे सामने आएंगे और जहां पर जिसने घोटाला किया या जहां पर जो अनियमितता है उसके लिए सीधे तौर पर वो दंडित भी होंगे। तो फिलहाल सीधे तौर पर अगर बताएं तो कई परियोजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा ठेकेदार कंपनी को दिया गया है। 180 मीटर टनल में जाने के बाद फिर एक कर्ब है और कर्ब के बाद फिर 4 गेट है, जो 4 गेट से अलग अलग जगह से अंदर है। लेकिन उस 180 मीटर तक ही आप नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उस रास्ते से पूरी तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो नाकामयाब रही है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्यों इतनी मशीनें लगने के बाद इतनी होनहार टीम्स हमारे पास हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम्स वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं, उसके बावजूद भी क्यों वो तपोवन वैली के माफी चाहूंगा टनल के अंदर जाने में इतनी मुश्किलात आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टनल में एक गाड़ी के अतिरिक्त आप कोई भी जेसीबी उसके सिवा दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि अंदर इतना मलबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 180 मीटर तक जाना लगभग नामुमकिन लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह कि इससे पहले जो संभावना जताई जा रही थी कि अगर आप 180 मीटर तक चले जाते हैं तो आपको वो कर्ब मिल जाएगा और कर्ब मिलने के बाद आपको वहां मलबे का वो ढेर नहीं होगा और उसके बाद आप वहां तक शायद पहुंच सकते हैं, वहां जीवन की कुछ संभावनाएं भी। लेकिन अब ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड रवाना हुए। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप रवाना हुए। हरिद्वार में कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे सभी मंत्री। यूपी सरकार के कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे मंत्री। प्रदेश के लोगों की मदद के लिए भेजे गए मंत्री। तो यूपी सरकार के 3 मंत्री उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं। हरिद्वार में कंट्रोल रूम का दौरा करेंगे सभी मंत्री। उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। यूपी सरकार के कंट्रोल रूम का भी दौरा करेंगे मंत्री। फिलहाल 3 मंत्री रवाना हुए हैं, सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप। ये 3 मंत्री यूपी से गए हैं और उत्तराखंड के हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। वहां पर जो कंट्रोल रूम यूपी का बना हुआ है उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो उत्तराखंड में हादसे वाली जगह का दौरा करेंगे। ये 3 मंत्री यूपी सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। यूपी की तरफ से 3 मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप रवाना हुए हैं उत्तराखंड के लिए। हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे, तपोवन टनल पर भी जाएंगे और वहां पर जो स्थिति है उसको देखकर समझकर आगे रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल आपको बता रहे कि प्रदेश में लोगों की मदद के लिए भेजे गए हैं मंत्री।
तो उत्तराखंड में चमोली के अंदर आई आपदा के बाद कई राज्य देवभूमि की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके सीएम राहत कोष से सहायता राशि की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि देवभूमि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा ने बहुत सी अनमोल जिंदगियों पर प्रभाव डाला है। इस प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। तो वहीं योगी सरकार देगी जल जीवन मिशन की योजनाओं को रफ्तार। जल जीवन मिशन के लिए 3130 पदों पर की जाएगी भर्ती। अधिकारियों कर्मचारियों के 3130 पदों पर नियुक्ति होगी। आउटसोर्स से होगी। सभी लोगों को नए बनने जा रहे निदेशालय में रखा जाएगा और निदेशालय को बनाने के लिए सैद्धांतिक अनुमति पिछले साल सितंबर से दी गई। केंद्र ने राज्य को दिए जल मिशन की योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश। सभी लोगों को नए बनने जा रहे निदेशालय में रखा जाएगा। तो निदेशालय को बनाने की सैद्धांतिक अनुमति पिछले साल सितंबर में दी गई है। केंद्र ने राज्य को जल मिशन की योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो योगी सरकार देगी जल जीवन मिशन की योजनाओं को रफ्तार। तेजी के साथ रफ्तार दी जाएगी। जल जीवन मिशन के लिए 3130 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो सभी लोगों को नए बनने जा रहे निदेशालय में रखा जाएगा। निदेशालय को बनाने की सैद्धांतिक अनुमति पिछले साल सितंबर में दी गई। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर कॉल सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। जी हां, सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीर कनेक्शन देखने को मिला है। कश्मीरी युवक चला रहे थे कॉल सेंटर। दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम भी छापेमारी में शामिल है। थाना फेज 3 क्षेत्र के अंदर पुलिस की छापेमारी देखी गई। सेक्टर 63 के अंदर कश्मीरी युवक चला रहे थे ये कॉल सेंटर और कॉल सेंटर पर पुलिस की छापेमारी देखी गई है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम की भी छापेमारी इसमें देखी गई। थाना फेज 3 क्षेत्र के अंदर पुलिस की छापेमारी हुई है। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। गौतम बुद्ध नगर के कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की है। सेक्टर 63 में यह कॉल सेंटर चल रहा था। सेक्टर 63 में चल रहा था कॉल सेंटर। कश्मीरी युवक यहां पर चला रहे थे कॉल सेंटर। आपको बता दें कि कश्मीर कनेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। सेक्टर 63 में चल रहे कॉल सेंटर का कश्मीरी कनेक्शन सामने आया है। कश्मीरी युवक चला रहे थे कॉल सेंटर। गौतम बुद्ध नगर से यह खबर। कॉल सेंटर पर पुलिस की छापेमारी की तस्वीर भी देखी गई। दिल्ली की जांच एजेंसी की टीम भी छापेमारी में शामिल है। रमेश परिहार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमेश, कॉल सेंटर पर छापेमारी हुई, कॉल सेंटर से क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, यहाँ की स्थिति अभी बता दें तो अभी कुछ बरामद होने वाली चीजें नहीं थी। सारा इनका ऑनलाइन फ्रॉड था। लगातार चूंकि विदेशों से कॉल आती थी, उनको ये जनरेट करके यहाँ के इंडिया के नंबरों से कॉल करते थे, व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे, ताकि जो ये राजस्व है भारत सरकार का उसमें फ्रॉड करते थे। तकरीबन 20 लाख रुपए के मंथली का इनका जो मामला था, इस तरीके से गबन करते थे। तो लगातार पुलिस के द्वारा जो छापेमारी की गई है और इनके दिल्ली अन्य भी इलाकों में भी छापेमारी चल रही है, ताकि इस तरीके के अन्य जो गिरोह है उनका भी पर्दाफाश हो सके। तो इनके पास का भी बरादमी का सवाल जो है कि इनके जो सिस्टम वगैरह है वो अपनी गिरफ्त में पुलिस ने ले लिए हैं और जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि इस प्रकार की जो घटना का अंजाम देते थे, ये गिरोह कार्य करते थे, तो कहीं ना कहीं इनका गिरोह और बड़ा है या ये 4 या 5 लोगों में ही सिमटा हुआ गिरोह है। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कश्मीरी युवक यहां पर कॉल सेंटर चला रहे थे और कश्मीरी युवकों का यहां पर ठगी से जुड़ा कनेक्शन देखा गया है इस कॉल सेंटर के साथ। तो वहीं मुख्तार मामले में प्रियंका और राहुल गांधी को चिट्ठी मिली है। आपको बता रहे कि मऊ के पीड़ित अशोक सिंह ने चिट्ठी लिखी। मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो बना दे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। पीड़ित अशोक का परिवार सालों से दहशत में है। यूपी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के रवैये से निराशा जताई है। आपको बता रहे कि अशोक सिंह ने ऐसा लिखा है चिट्ठी में। योगी सरकार आने के बाद न्याय की उम्मीद जगी, लेकिन कांग्रेस की पंजाब सरकार की नीयत से निराशा हो रही है। तो पीड़ित अशोक का परिवार ये कहता है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारें, चाहे वो पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं, दोनों जगह की सरकारें लगातार
मुख्तार अंसारी को अपने यहाँ शरण दे रही है। एक छोटे से मामले में मुख्तार अंसारी गए हुए हैं, जो कि एक धमकी का मामला है, और 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट नहीं लगी। तो आप लोग क्यों इस तरह का प्रेशर दे रहे हैं अपराधियों को? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया है, कुख्यात माफिया है, देश स्तर का अपराधी है। उसने मेरे भाई की हत्या करवाई, उसके बाद उसमें जो मुख्य गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी हत्या करवाई, साथ में सुरक्षा में सिपाही जो लगाया गया था उनकी हत्या करवाई। इस तरह उन्होंने तमाम हत्याएं की है। और आप संदेश क्या देना चाहते हैं ऐसे लोगों को अपने यहाँ प्रेशर देकर? मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम एक बार इस पर विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहां जा रही है। यह तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप शरण देकर आखिर संदेश क्या समाज में देना। तो वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने एक बड़ा बयान दिया। मौलाना कल्बे जव्वाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्बे जव्वाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग की है। पीएम मोदी को पत्र भेजकर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। शिया वक्फ बोर्ड के बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोला है कल्बे जव्वाद ने यहाँ। तो कल्बे जव्वाद ने यहाँ हुसैनाबाद ट्रस्ट की सीबीआई जांच की मांग की है और पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है। हुसैनाबाद जो है, हुसैनाबाद ट्रस्ट, ये बेईमानियों का हब है। पूरा टोटल बेईमानियां यहाँ पर हो रही हैं और सब जो पुलिस जो अफसरान है गवर्नमेंट के वो कर रहे हैं बेईमानियां। और ये अशफाक का होटल था, पहले 3 सा पड़ा था इसमें। ये पाठक जी थे यहाँ से, सेक्रेटरी हुसैनाबाद के, एडीएम भी थे, क्या थे, उन्हें सब उसको पूरा बनवा दिया। सब नाजायज। आधे गेट पर उसका कब्जा है इसका, और वो बिल्कुल गेट गिरने वाला है उसकी वजह से। कोई की कार मंजूर नहीं रही, ना डीएम कर और ना सेक्रेटरी। सब हम कहते कहते थक गए। सपा सरकार से भी कहा और मायावती सरकार से भी कहा, योगी जी से भी कहा कि इसकी कमेटी जो है वो बनवाइए, उस पर शिया होना चाहिए। बिल्कुल नाजायज तरीके से डीएम कब्जा किए। 20 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। और हमने कई मरतबा आरटीआई भेजी तो वहां से जवाब आता है कि प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट आप जाके पूछिए कि ट्रस्ट जो होता है कहीं ना कहीं रजिस्टर होता है, तो कहाँ रजिस्टर्ड है?